नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की स्पेशल खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दी। आरोपी के पास से कथित तौर पर 350 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। अदालत को केवल ये देखना है कि क्या ये मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी दोषी नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की खंडपीठ ने आरोपी कलीम को जमानत दे दी, जो जनवरी 2019 से जेल में था। कथित तौर पर पुलिस द्वारा जमानत आवेदक कलीम से 349.250 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था और इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 20, 29, 60, 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा ये तर्क दिया गया कि आवेदक को झूठे मकसद के कारण मामले में झूठा फंसाया गया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 शर्तें जिसके तहत व्यक्तियों की तलाशी की जाएगी का कोई अनुपालन नहीं किया गया था। ये तर्क दिया गया कि जमानत पर विचार करने के स्तर पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को दिया गया प्रस्ताव और उसकी सहमति स्वैच्छिक थी या नहीं, क्योंकि ये तथ्य के प्रश्न हैं जो केवल ट्रायल के दौरान निर्धारित किए जा सकते हैं, न कि वर्तमान चरण में। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 का बचाव किया है। सरकार ने बचाव में कहा कि चूंकि विवाह का उपयोग किसी व्यक्ति के धर्म को उसकी इच्छा के विरुद्ध परिवर्तित करने के लिए एक साधन के रूप में किया जा रहा है, इसलिए कानून इस रोक को दूर करने का प्रयास करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पीआईएल के एक बैच के जवाब में दायर एक हलफनामे में ये दलीलें पेश की है। हलफनामे में कहा गया है कि सामुदायिक हित हमेशा व्यक्तिगत हित पर प्रबल होगा। सरकार ने प्रस्तुत किया है कि कानून सार्वजनिक हित, सार्वजनिक व्यवस्था और सामुदायिक हितों की रक्षा करना चाहता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अतुल पास्तर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। इस पर सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को तालिबान आतंकवादी संगठन कहने और इसके बाद उसे वायरल करने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार वर्मा की खंडपीठ ने उसे ये कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं और इसलिए उसकी याचिका खारिज कर दी। अनिवार्य रूप से आवेदक पर सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तालिबान आतंकवादी संगठन कहने और संदेश को वायरल करने का आरोप लगाया गया है। उस पर आईपीसी की धारा 153 के 295 के 505 1 GA 505 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य ने तर्क दिया कि आवेदक ने अन्य लोगों के साथ उपद्रव किया और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। राज्य की ओर से ये प्रार्थना की गई कि आवेदक अग्रिम जमानत के लाभ पाने का हकदार न हो। ये कहते हुए कि ये कानून उन कानूनों के जैसा ही है जो उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कम से कम 8 राज्यों में पहले से ही लागू है। सरकार ने कहा है कि पड़ोसी देशों नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी ऐसे कानून हैं। हलफनामे में कहा गया है कि पब्लिक रिकॉर्ड में पर्याप्त डेटा है जिनसे पता चलता है कि जबरन धर्मांतरण ने पूरे राज्य में भय पैदा किया है, जिससे इस प्रकार के कानून की आवश्यकता का आधार बना है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को इलाज कराने केरल आए 2 पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत 10 एफआईआर को रद्द कर दिया। जस्टिस के हरिपाल ने ये देखते हुए कि पाकिस्तानी नागरिकों ने सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन किया है, उनकी रिट याचिका को अनुमति दी। कोर्ट ने कहा, कल्पना की किसी भी सीमा तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज करने के प्रतिवादियों के कार्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मेरा विचार है कि वास्तव में दूसरे प्रतिवादी का कृत्य हमारे सिस्टम की बदनामी का कारण ही बना है। याचिकाकर्ताओं ने प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती थी। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जाति और दस्तावेजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को मीडिया ने काजी मोहम्मद मुजामिल अहमद से बात की।
इसमें उन्होंने दावा किया कि वानखेड़े झूठ बोल रहे हैं। अगर वे मुस्लिम नहीं होते तो वे निकाह ही नहीं कराते। उस समय उनके पिता का नाम दाऊद लिखा गया था। इससे पहले बुधवार को ही महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी वानखेड़े पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर 2006 की रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े ने सबाना कुरैशी से अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में निकाह किया था। इस दौरान 33,000 रुपए बतौर मेहर दी गई थी। मलिक के मुताबिक इस निकाह का गवाह नंबर 2 यानी अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का पति था। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने एक निकाहनामा और एक तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट की है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि ये तस्वीर और निकाहनामा समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी सबाना का ही है। इससे पहले नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर किया था, जिसे कथित रूप से समीर वानखेड़े का बताया था। इसमें उनका धर्म मुस्लिम लिखा हुआ था। ये पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को मुस्लिम साबित करने का प्रयास किया है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े दलित से मुस्लिम बने और फर्जीवाड़ा कर समीर वानखेड़े को दलित कोटे से नौकरी दिलवाई गई। हालांकि मंत्री के आरोप पर ज्ञानदेव वानखेड़े ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया था। वानखेड़े की जाएगी नौकरी, मलिक। मंगलवार को 26 आरोपों की चिट्ठी मीडिया के सामने रखते हुए मलिक ने कहा कि उन्होंने गलत ढंग से लोगों को फंसाकर वसूली की है। मलिक के मुताबिक ये चिट्ठी उन्हें एनसीबी के एक ऑफिसर ने ही दी है। हालांकि एनसीबी ने इस चिट्ठी को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि अज्ञात नाम से मिलने वाली चिट्ठी पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। मलिक ने कहा है कि समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल की, जिसे वे एक्सपोज करके रहेंगे और इससे वानखेड़े की नौकरी जाएगी। पेगासस जासूसी मामले की जांच करवाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में काम करेगी। इस कमेटी से कहा गया है कि पेगासस से जुड़े आरोपों की तेजी से जांच कर रिपोर्ट सौंपे। अब 8 हफ्ते बाद फिर इस मामले में सुनवाई की जाएगी। सरकारी पैनल बनाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार ने अपना एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की सिर्फ बात करने से अदालत मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर सरकार को हर बार छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने ये कमेंट इसलिए किया क्योंकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर एफिडेविट में ज्यादा डिटेल देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा, सरकार स्थिति साफ करती तो हमारा बोझ हल्का होता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश के हर नागरिक की निजता की रक्षा होनी चाहिए। इस मामले में केंद्र ने जो सीमित एफिडेविट दिया है वो साफ नहीं है और पर्याप्त नहीं हो सकता। हमने सरकार को डिटेल देने का पर्याप्त मौका दिया, लेकिन बार बार कहने के बावजूद उन्होंने एफिडेविट में स्थिति साफ नहीं की। अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, अगर वे स्पष्ट कर देते तो हमारा बोझ कम हो जाता। स्पेशल खबर में फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।